अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सफ़ीन ज़फ़र। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं हम हर बार नए मौजू पर नया प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में रियल इस्टेट और शहरियों को रिहाइश की सहूलत फराहम करने के लिए बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। ये इदारे न सिर्फ शहरियों को उनके हकूक़ दिलवाते हैं बल्कि इस बात की भी अवेयरनेस देते हैं कि वो अपनी रिहाइश से मुतल्लिक़ मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। उन्हीं में से एक वेलफेयर का रेपुटेटेड इदारा जिसका नाम रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है काम कर रहे हैं, और उन्हीं के एग्जेक्टिव मेंबर सैयद अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे इस मौजू पर बात भी करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये एसोसिएशन कैसे लोगों को रिहाइश से मुतल्लिक अवेयरनेस भी दे रही है और उनको फैसिलिटेट भी कर रही है। अस्सलाम वालेकुम अतीकुर रहमान साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू मच। अच्छा अतीक साहब, ये बताएं कि जैसे जैसे पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे और मसाइल में से एक जो बेसिक मसला है रिहाइश का मसला है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखें, होता ये है कि दुनिया के जितने भी मौजूद माशरे हैं, ममालिक हैं, उनके अंदर भी और हमारे पास भी आबादी के साथ जो इदारे होते हैं वो मनसूबाबंदी करते हैं, प्लानिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, CDA है या फाउंडेशन है, दूसरी अथॉरिटीज़ हैं, प्राइवेट इदारे हैं, बहरिया का इलाका है, तो वहाँ पर होता ये कि आबादी के साथ साथ वो प्लान कर रहे होते हैं मकानात के हिसाब से, आबादी के हिसाब से। पानी है, बिजली है, गैस है, हॉस्पिटल हैं और तालीम के जो ज़रूरियात हैं, तालीमी ज़रूरियात हैं, ये सारी ज़रूरियात का वो ख्याल भी रखते हैं और उसके लिहाज से डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक हो गया। तो हम लोगों के अंदर भी अवेयरनेस पैदा कर रहे होते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर अपनी जो ये राइट्स हैं जिसके लिए उनको आवाज़ उठानी चाहिए और बात करनी चाहिए ताकि इन चीज़ों के ऊपर इम्प्रूवमेंट होती रहे। आप देखते हैं कि हमारे जो सिटी के जो एरिया हैं वहाँ पर तो ये वाले इदारे अपना काम कर भी रहे हैं, कुछ ना कुछ मसाइल का हल निकल आते हैं, लेकिन हमारे जो रूरल एरिया हैं वहाँ पर ये तमाम सहूलियात कैसे फराहम करें और उन लोगों को कैसे इन बुनियादी जो उनके मसाइल हैं उनको हल करें, स्पेशली जो रिहाइश के हैं। देखिए, अभी तो हमारे पास बहुत सारे सिस्टम डेवलप हो गए हैं। पाकिस्तान का जो निज़ाम है, जो मुख्तलिफ निज़ाम चल रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमारा नादरा का इदारा है, उसके अंदर सारा डाटा मौजूद है, लोगों का भी है और रिहाइश जो उनकी है उसका भी है। शहरों के की मालूमात किसी के पास है। हर शहर के अंदर ऐसे इदारे, म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन होती हैं, तो ये सारे इदारे मौजूद हैं। जो मसला है वो ये कॉम्पिटेंसी का है। दुनिया भर में जो हमारी मैंने एक बात शायद पहले भी कभी की कि पाकिस्तान जो है उसको सिर्फ ये शोर मचाया जाता है कि जी करप्शन में बहुत आगे है, लेकिन बहुत सारे और भी काम हैं जिसके ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए, जिसमें जिन लोगों का हम नाम लेते हैं उनसे हटकर एक आम आदमी का उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कॉम्पिटेंसी की मैंने बात की है, तो हर आदमी जो काम कर रहे हैं अगर वो अपनी अहलियत के मुताबिक वो काम नहीं कर रहा तो वहाँ पर मसाइल पैदा होंगे। तो अब ये जितने इदारे मौजूद हैं उनमें तो हम लोग मौजूद हैं, म्यूनसिपलिटी के ऑप्शन हैं या जो भी शहर की जो ऐसे इदारे हैं जो शहर के अंदर ये काम कर रहे हैं, तामीरी काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग उनकी कॉम्पिटेंसी का मसला है। दुनिया भर में पाकिस्तान की जो कॉम्पिटेंसी है तो उसमें जो पाकिस्तान का नंबर है वो बहुत पीछे है। यानी अगर आप देखें तो इसका वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर अभी एक साल पहले जो रैंकिंग हुई उसमें 137 ममालिक में से पाकिस्तान का 110वां नंबर है। अब इस लिहाज से देखा जाए तो ये कॉम्पिटेंसी आपकी बता रही है कि आपकी अपने लोगों की कॉम्पिटेंसी कम है। तो इसका ताल्लुक तो हमसे, किसी हुकूमत से नहीं है, किसी इदारे से नहीं है, तो या इदारों में काम करने वाले लोगों से। तो हमें मेरे ख्याल में इस चीज़ के ऊपर लोगों को अवेयरनेस देनी है कि हर आदमी अपना काम अच्छी तरह से करे, उसको समझे ठीक हो गया। उन मसाइल के अंदर। तो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। आपने कहा है कि अगर हम गवर्नमेंट को ही सिर्फ इसका रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं तो ये गलत है। यहाँ पर जो भी शहरी है उसको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है या वो मुखलिस हो के काम नहीं करता, तो आप समझते हैं कि यहाँ पर वो चेक एंड बैलेंस जो है उनको जो रेगुलेट करने वाला सिस्टम हमारा वो वीक है, जिसकी वजह से जो आम अफराद हैं स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में वो प्रॉपर्ली काम नहीं करते हैं। जी, एक बड़ा मसला तो ये है, बिल्कुल है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, लेकिन ये तो पूरे माशरे का मसला हो गया ना कि पूरे माशरे के अंदर चेक एंड बैलेंस नहीं है। उसकी जो दो बुनियादी वजूहत ये है कि लोगों को सोचना ये चाहिए कि दो कुछ हकीकतें हैं जिसको लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए, हम में से हर फर्द को। और दो हकीकतें वो क्या हैं? एक तो ये है कि हर आदमी जो है ना वो ज़िंदगी गुजार रहा है, लाइफ उसका एक लाइफ स्टाइल है, और वो जो लाइफ स्टाइल है उसके मुताबिक अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अपने काम कर रहे हैं। ठीक है। एक तो ये है उसकी। दूसरी चीज़ ये है कि हर आदमी को जो एंड है उसका वो मौत है। तो
یہ دو چیزیں اگر ریئلائز کر لے آدمی تو آدمی بہتر سے بہتر کام کر سکتا ہے، یعنی بہتر سے بہتر اپنا لائف اسٹائل کرے، بہتر سے بہتر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ اس کے اندر یہ ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں کہ اس کی تعلیم بھی بہتر ہو، اس کا کام بھی بہتر ہو، اس کی تربیت، اس کے بچوں کی تربیت اور لوگوں کی تربیت، وہ ہر چیز میں وہ انٹرسٹ لے، اس کو بہترین کرنے کی کوشش کرے۔ تو جب وہی ہوگی اور پھر آپ نے بات کی اکاؤنٹیبلٹی کی، تو اکاؤنٹیبلٹی اسی وقت ہوگی جب آدمی سوچے کہ میں نے اینڈ بھی ہونا ہے، ختم بھی ہونا ہے، تو اس کے بعد اس کو جو جواب دہی کا احساس ہے وہ ہونا چاہیے کہ میں نے کہیں اور بھی جواب دینا ہے۔ ایک تو معاشرے کو اچھا کرنا ہے، اگر یہ نہیں کروں گا تو ناکام ہوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ پاکستان کی آپ معاشی حالات بھی دیکھیں، فائنینشیل سسٹم ہمارا ویک سے ویک ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ڈیفالٹ کی طرف بھی ہم اس کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں، تو اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا یہ جو بیہیویئر کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ مطلب رسپانسبلٹی ان کے اندر آ گئی ہے، زیادہ سے زیادہ کمانا کرنا ہے، جسے بھی انفیئر مین یوز کر رہے ہیں، تو اس سسٹم کو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں واقعی پاکستان بہت پیچھے ہے، اور اس میں بھی جو آپ کی رینکنگ ہے وہ تقریباً 58 نمبر پر ہے، آپ 62 کنٹریز کے اندر ان کی رینکنگ ہے پاکستان کی۔ ٹھیک ہے۔ مطلب بہت پیچھے ہے پاکستان کا۔ جو آپ غریب ملکوں کے اندر یا رچ کنٹریز کے اندر رینکنگ دیکھیں تو وہ بھی غریب ملکوں میں بہت آگے ہے۔ رچ کنٹریز یعنی 180 کنٹریز ہیں ٹوٹل، ان میں سے پاکستان کا 160 سے اوپر نمبر ہے، یعنی یہ اس کا مطلب ہے کہ بہت پیچھے ہے۔ تو اچھا، اس کے اندر ایک چیز اور ہے کہ اب جو ایک فرد کے اوپر پر کیپیٹا نکالا جاتا ہے تو وہ بھی دیکھیں تو پاکستان کے اندر کافی کم ہے، یعنی میں اکنامیکل جو آپ نے بات کی اس پر بات کر رہا تھا۔ جی جی۔ لیکن اس کا تعلق کس چیز سے؟ وہ آپ باہر کے جو دوسرے ممالک ہیں ان سے کمپیئر کرنا شروع کریں۔ ہم کہتے ہیں جی عرب کے ممالک ہیں، ان میں بدو ہوتے ہیں، پڑھتے لکھتے نہیں اور باقی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس پر دنیا کے جو امیر ترین ممالک ہیں اس کے اندر UAE ہے یا پھر قطر ہے یا پھر سعودی عربیہ ہے، وہاں پر لوگوں نے کیا کیا ہے؟ وہاں پر سیاست کے اوپر کوئی آدمی جو ہے نیچے وہ اس کا اتنا انوالومنٹ نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی اسکل کے اوپر ہے۔ ان کی جو معتبر ادارے ہیں، ٹیلنٹ ہے، اس کو بنانے کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی اسکلس کو ڈیولپ کیا، اپنے جو تعلیمی معیار ہے اس کو ڈیولپ کیا، اپنے لوگوں کو ڈیولپ کیا۔ اس سے ہوا کیا کہ یہ معیار زندگی بھی بڑھا ان کا، لوگوں کی اسکلس بھی بڑھی، پوری دنیا کو انہوں نے اپنی طرف اٹریکٹ کیا، اور وہی جو ہے آج دنیا کے امیر ترین ممالک ہیں۔ انہوں نے اپنی ریسورسز استعمال کیا۔ پاکستان کی ریسورسز بھی کم نہیں ہیں۔ پاکستان کی اگر ریسورسز میں آپ جائیں نا، پاکستان کی بہت ساری پروڈکٹ ہیں جو دنیا میں کافی آگے نمبر پر ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان نے پچھلے دنوں میں جو سیمنٹ جو پروڈیوس کیا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کے ٹاپ کنٹریز میں جس نے سیمنٹ پروڈیوس کیا ہے۔ اسی طرح ہم الیکٹرکسٹی بجلی کی بات کرتے ہیں کہ بجلی جو ہے پاکستان کے اندر بڑا مسئلہ ہے، لوڈ شیڈنگ ہے یا دوسرے مسائل ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان جنریشن کے اندر بھی 209 جو کنٹریز ہیں ان کے اندر سے 32ویں نمبر پہ، یعنی بہت آگے کنٹریز میں سے ہیں۔ صحیح ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری مینوفیکچرنگ پروڈکٹس ہیں، آپ کی سبھی کو پتہ ہے، پاکستان کی اسپورٹ پروڈکٹس ہیں، سرجیکل پروڈکٹس ہیں، یہ بھی بہت آگے ہیں۔ اس طرح بہت ساری فوڈ آئٹمز ہیں، اس کے اندر بھی پاکستان بہت آگے ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی ریسورسز جو ہیں ان کو استعمال کرنا، اپنے لوگوں کی اسکلس کو بڑھانا، یہ چیزیں جو ہیں جب تک ہم نہیں کریں گے تو ہم ترقی بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن بنیادی ایک وجہ ہے جس کے اوپر ہمارے جو لوگوں کا فوکس ہے وہ کم ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک تو آپ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہاں پر ٹیلنٹ بہت ہے لیکن اس کو یوز کرنا شاید لوگوں کو نہیں آتا، آپ یہاں پر ایجوکیشن کا کیا لیول دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک ایجوکیشن ہی ایسی چیز ہوتی ہے جو بندہ مطلب اس کی وجہ سے اویئر ہوتا ہے، اپنے سے اس کو یہ ریلائز ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ اسکل ہے اور میں نے اس فیلڈ میں یوز کرنی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا جو تعلیمی معیار ہے وہ جو تعلیمی سسٹم ہے وہ کیسا ہے؟ دیکھیں، اس میں بھی دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ تعلیمی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بھی پاکستان کا بہت زیادہ نہیں، 50% پہ ہے، یعنی یہ امپروو تو ہوا ہے پچھلے سالوں میں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو دنیا کے ترقی یافتہ ملک ہیں، جو ملک جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان کا تعلیمی جو رفتار ہے بڑھنے کی وہ زیادہ ہے پاکستان سے۔ ایک تو یہ چیز ہے ٹھیک ہے۔ کہ ہم جو ہے نا اگر اس طرف دیکھیں تو ہمارا تعلیم کے اوپر جو رجحان ہے ویسے کمپیریٹیولی بڑھا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کے اندر بیسکلی یہ چیز کہ ہم پیسہ کما لیں اس کی تو زیادہ موٹیویشن ہے، لیکن اس چیز کی موٹیویشن نہیں ہے کہ ہم کوئی کام ایسا کر جائیں جو کہ ہمارے اپنے لیے، ہماری اپنی نسلوں کے لیے، ہمارے ملک کے لیے وہ فائدہ مند ہے۔ اس وقت یہ دیکھ لیں کہ دنیا بھر میں جو مثال کے طور پر موبائل اور انٹرنیٹ استعمال ہو رہا ہے، اس میں بھی پاکستان جو ہے وہ بہت آگے کنٹریز میں جہاں پہ یہ استعمال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا اثر نظر نہیں آتا ہمیں۔
हालाँकि एक बड़ी हद तक बहुत सारे नौजवान बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हैं और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आबादी के हिसाब से आपको अगर मतलब आपने है मतलब उसको मिसयूज़ किया जाए, पॉजिटिवली मिस यूज़ किया जा रहा है, पॉजिटिवली यूज़ यूज़ नहीं नहीं किया किया जा जा रहा। रहा। तो इस तरह से दुनिया के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्रूवमेंट्स हो चुकी हैं, वो हमारे मुल्क में नज़र नहीं आती। ठीक ठीक हो है? गया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें सोचनी चाहिए, हमारे नौजवानों को भी सोचनी चाहिए कि और अपना रुझान जो है वो इस तरफ लाना चाहिए, ना कि इस तरफ कि वो सिर्फ पैसा कमाएँ, बल्कि क्रिएटिविटी की तरफ लाना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं वेलफेयर की तरफ। जैसे कि आपका इदारा है रेजिडेंशियल वेलफेयर यस। एसोसिएशन का, तो आप ये बताएं कि पहले तो जो भी वेलफेयर के इदारे जब इस्टेब्लिश किए जाते हैं तब तो वो अपना वर्क बड़ी प्रॉपरली, बड़ी सिंसियरिटी से करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको फ़ंड या ग्रांट मिलनी शुरू होती हैं तो देन उन पे जो करप्शन के होते हैं वो स्टेप जो होते हैं, वो चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे क्यों होता है? देखिए, इन सब चीज़ों का ताल्लुक इसी से है ना कि माशरे के अंदर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ना हो, जो आपने बात की थी अभी, कि आपने फ़ंड्स तो दे दिए लेकिन फ़ंड्स का ना तो ऑडिट हो और ना ये देखा जाए कि जो बेसिकली तो जो पावर्स होती हैं जिनके हाथ में ये पैसा होता है, जिस इदारे के भी वो हों, हुँ, वो उसके ऊपर ज़्यादा नज़र रख सकते हैं। जो ये पैसा जो दे रहे हैं लोगों को इस काम के लिए, वो नज़र रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ पाकिस्तान में ख़राब हो। ख़ास तौर के ऊपर जो वेलफेयर के जो काम होते हैं, उनके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, हुँ, उनमें बहुत अच्छे पॉजिटिव काम है। और पाकिस्तान में आपको पता होगा कि वेलफेयर फंडिंग सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। उसकी वजह भी यही है कि लोगों का इसके ऊपर एतमाद है। जो ये एरिया ऐसा है जो शायद करप्शन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। ठीक हो गया। अच्छा, पाकिस्तान में रियल एस्टेट का आपने देखा है कि बहुत स्कोप बन गया है, कम कीमत पर भी लोगों को ये घर फराहम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी इनमें कुछ तो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, ठीक है, वो तो क्लियर है, लेकिन जो मतलब नॉन रजिस्टर्ड हैं तो उन पे काफ़ी सारे फ्रॉड सामने आते हैं। तो आपकी जो एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप इस सिलसिले में जब लोगों का कोई ऐसे मतलब रिहाई से मुतल्लिक कोई केसेस आते हैं तो आप उनको कैसे डील करते हैं? देखिए, बेसिकली तो ये भी बात आपकी सही है कि जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन के अंदर जो कंपनी इन्वॉल्व हैं, जो तामीरी काम में, और वो लोगों का अट्रैक्ट करके एक उनसे जी, इन्वेस्टमेंट भी करवा रहे होते हैं, बिल्कुल। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बहुत जल्दी नज़र नहीं आ रहा होता। हुँ, ठीक है, तो ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और अब ज़्यादा बढ़ गए हैं जब से हालात ख़राब हुए। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो फंसी हुई है। अब इसका तरीका जो है वो कोई बाज़ाब्ता तरीका नहीं है। यानी वैसे तो आप जाएँ कोर्ट से चक्कर लगा लें, और बाकी होना तो ये चाहिए कि जो इदारे हैं, मिसाल के तौर पर जो तामीरी सारे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, जी, वो इनसे रिपोर्ट भी लिया करें और लोगों के साथ उनका कॉन्टैक्ट, मिसाल के तौर सीडीए की हदूद में अगर कोई इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें इस तरह के जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। पब्लिक से जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करवाई है उसका हिसाब किताब उनको देना चाहिए। ठीक हो गया। जैसे हमारे ही रहते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी की केसेस भी काफ़ी अरसे तक अगर कोई केस उन पर बना होता है या वो अपना केस लड़ रहे होते हैं तो बहुत टाइम लेते हैं। अदालत में जब जाते हैं कोर्ट वगैरह में तो उस प्रोसेस को बहुत मतलब लंबा कर दिया जाता है। तो अगर उस केसेस के सिलसिले में अगर लोग आपसे रुजू करते हैं, आपकी कंपनी से और एसोसिएशन से, तो आप लोग कैसे मतलब उनको इंसाफ दिलाते हैं वहाँ से या उनके मसाइल को जल्द हल करवाते हैं? लेकिन बेसिकली तो वैसे हमारा जो हमारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उसका ताल्लुक सिर्फ इन चीज़ों से कि वहाँ पर जो मसाइल मौजूद हैं उसमें, और लेकिन उसमें ज़्यादा जो मसाइल हैं वो इस चीज़ से आते हैं कि जो इदारा है, मिसाल के सीडीए या फाउंडेशन जो हमारा इदारा है, जी, वो अगर उनके कोई मसले मसाइल हैं और वो रिज़ॉल्व नहीं करता, तो फिर हमारी एक जो बॉडी बनी हुई है वो जाकर उनसे मुज़ाकरात करती है। लोग मिसाल के तौर पर अभी पिछले दिनों ये था कि कंपटीशन के ऊपर उन्होंने चार्जेस डाले थे, ठीक है। तो उन चार्जेस के ऊपर जब काफ़ी बार लोगों ने उनसे रब्ता किया, उन्होंने नहीं वो ख़त्म किया, तो फिर केस किया गया उसके ऊपर, और वो केस अभी भी चल रहा है। उसके ऊपर स्टे मिल गया लोगों को, ठीक और है। स्टे ये मिल गया कि कंपटीशन चार्जेस ना दें और वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो जब तक कि ये फैसला नहीं हो जाता। तो हम उस तरफ फिर लोगों को ले जाते हैं जहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट आता है, कि वो जाकर कानूनी तरीके से अपना हक जो है वो हासिल करें। ठीक है। G13 जो है, क्योंकि आप उस सेक्टर को डील करते हैं, इस्लामाबाद का गेटवे है, तो आप क्या समझते हैं कि आप यहाँ पर मसाइल कौन-कौन से हैं और कौन से मसाइल हल करने में आप कामयाब हुए? देखिए, मसाइल यहाँ बहुत कुछ थे, पहले तो बहुत ज़्यादा थे। पहले रोड्स भी नहीं बनी हुई थी, लाइटिंग बिजली भी नहीं थी। ये सारे मसाइल यहाँ पर काफ़ी हद तक हल हो चुके हैं। अब जो मसला वहाँ अगर रहता है वो सिर्फ पानी का मसला है, और पानी का मसला जो है वो ये कि पीछे से जो लाइन आनी थी वो अभी तक नहीं डली है। तो टैंकर्स के ज़रिए से जो पानी वहाँ पर वो स्टोर करते हैं डेली, वो पानी दिया जाता है। तो अभी पिछले दिनों फिर ये हुआ कि जी पीछे से जो लाइन है उसकी सफाई हो रही है, तो वो जो टैंकर्स का पानी आता था जहाँ से वो उठाते थे, वहाँ
वो पानी नहीं है तो हफ्ते में 2 दिन के बजाय एक दिन पानी आता है। एक ये मसला है, तो ये मसला भी जो है हल होने वाला है कि जब तक परमानेंटली रिजॉल्व नहीं होगा तो ये लोगों को मसाइल रहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि जब आप गवर्नमेंट के सामने, अभी तो रिसेंटली गवर्नमेंट इलेक्ट हो रही है, तो पहले तो ये बताएं कि एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस गवर्नमेंट से जो आम आवाम को कितना रिलीफ मिल सकेगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ना, जब तक ये सिस्टम आपका स्टेबल नहीं हो जाता उस वक्त तक ज़ाहिर है हम सिर्फ बात कर सकते हैं कि कितना रिलीफ मिलेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत हमेशा मौजूद रहे, हुकूमत बने और हुकूमत बनकर उसको काम करने दें। तो लोग अगर सिर्फ आपस की जो ज़िद है या आपस की मुखालफतों की वजह से हुकूमत को नहीं काम करने देंगे, किसी भी तरह की हुकूमत आ रही हो, ये मुल्क की जो है बका का मामला है, तो किसी भी तरह की हुकूमत है उसको बनने दें, उसको चलने दें। अगर वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, जाते हैं और आवाम के मसाइल हल करते हैं तो वो नज़र आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में इसमें क्योंकि एक तरीका, एक सिस्टम है, उससे हट कर नहीं चलना चाहिए कि इसमें हम सड़कों पर आ जाएँ, क्योंकि बाकी दुनिया की जो मौजूद कौमें हैं उनमें देखें कि हर जगह ये नहीं होता और लोगों को इतने राइट नहीं है कि वो हर मसले के ऊपर बाहर रोड ब्लॉक कर दें, बाहर रोड के ऊपर आ जाएँ, हर मसले पे बात करें। सिस्टम्स को चलने दें। ठीक हो गया। अच्छा, जो आपकी एसोसिएशन है जो भी सजेशन हुकूमती इदारों के सामने रखती हैं, तो आपको हुकूमती इदारों से क्या रिस्पांस मिलता है और कैसा अ, रिस्पांस आप चाहते हैं? हमारी एसोसिएशन छोटे लेवल की है, ज़ाहिर है हम हुकूमती लेवल तक तो नहीं जाते, हम सिर्फ अपने जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उसके मसाइल तक की बात करते हैं। जब मैं पहले भी की कि वो ज़्यादातर मसाइल हमारे फेडरल एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है उसके साथ रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक कुछ है। मसाइल बाज़ दफ़ा सिक्योरिटी के थे तो पुलिस के साथ हम बात करते हैं तो वहाँ से रिजॉल्व हो जाते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाता है हमें। खासतौर पर पुलिस से हमें बड़े अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं इनके IG ऑफिस से, तो वहाँ से भी कोई इशू नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट के इदारे जहाँ जहाँ पर हम गए, ये 2-3 इदारे, उनसे हमें फिर इसके अलावा जो CDA के चेयरमैन थे या अथॉरिटी के जो चेयरमैन जो DG थे, इनके साथ भी मीटिंग्स की तो हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिला और मसाइल हमारे हल हुए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसकी वजह से ये जो इदारों में बदनज़मी नज़र आती है या करप्शन है, इसको कंट्रोल में ला सकें? देखें, गवर्नमेंट की तरफ से पहली चीज़ तो ये कि गवर्नमेंट, एक मुस्तहकम गवर्नमेंट मौजूद हो, तो मुस्तहकम गवर्नमेंट को मुस्तहकम करें, जो भी गवर्नमेंट होती हो ठीक उसको है। मुस्तहकम करें, उसको काम करने दें। यही सबसे बुनियादी पहली शर्त है। जब ये होगा तो सारी चीज़ें फिर सही होने की तरफ जाएंगी, सिम सही हो जाएगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया दी आपका। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने अतीकुर रहमान साहब की बातें सुनी, ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे ठोस इक़दाम किए जाएँ जिसकी वजह से इदारों में बदनज़मी और करप्शन पर काबू डाला जा सके। इसी के साथ इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि हर शहरी अपने तौर पर मुखलिस होकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए काम करे, जहाँ पर भी करप्शन देखे उसकी रोकथाम के लिए इक़दाम करे। इसी तरीके से हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी और तरक्की की तरफ जाएंगे हम। इसी मैसेज के साथ अपनी होस्ट सबीन ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।